चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड पर मुबैना सियासी दबाव, नकल की गर्ज शहनाज इस्लामिक स्कूल को दोबारा सेंटर बना दिया गया। सिटी 21 की जानिब से नकल की निशानदही पर शहनाज इस्लामिक स्कूल का सेंटर तब्दील किया गया था, मगर रातों रात वापस इसी स्कूल को सेंटर बना दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने दावा किया कि सेंटर तब्दील किए जाने पर लोगों ने वुज़रा से राब्ते किए। तफसील जानते हैं आयमा की रिपोर्ट में। नकल माफिया के सामने मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया भी बेबस। शहनाज इस्लामिक स्कूल को एक मरतबा फिर इम्तिहानी सेंटर में तब्दील कर दिया गया। सिटी 21 की निशानदही पर मुताल्लिका स्कूल का सेंटर तब्दील किया गया था। मीडिया तवातिर से निजी इम्तिहानी मराकज़ में नकल की निशानदही कर रहा है, जबकि शहनाज इस्लामिक स्कूल के बाहर वालिदैन ने 30 से 35 हज़ार रुपये देने का भी इंकशाफ किया था। नाजिम इम्तिहानात ने कोरंगी के निजी स्कूल के 597 तलबा का इम्तिहानी मरकज़ सरकारी स्कूल में तब्दील किया था। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानी मरकज़ की तब्दीली का लेटर निकालने के बाद सियासी जमात की मदाखलत हुई। सेंटर सुप्रिटेंडेंट ने बरमला कहा था कि कोई मेरा सेंटर तब्दील नहीं कर सकता। शहनाज एजुकेशनल एकेडमी का मैं तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि जितने भी बच्चों को ये ख़बर मालूम हुई थी, आज गालिबन रात के वक्त या शाम के वक्त पे उनका सेंटर चेंज हो चुका है। इस खबर में अभी तक कोई सदाकत नहीं है, तो तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि सुबह अपना अपना इम्तिहान अपने मुताल्लिका सेंटर में ही दीजिएगा जहाँ पर आप पहले अपने इम्तिहान देते आ रहे हैं। मीडिया के पूछने पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मामला वजीरों पर डाल दिया। बताया कि सेंटर तब्दील किया तो पता चला कि लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने मिनिस्टर साहब से राब्ता किया है। हमने बेहतर समझा कि सेंटर को वहीं रखा जाए। रात भर में हमें जो है वो पता चला कि लोग जो है रास्ते पे आ गए हैं और टायर जला रहे हैं और उससे उनका प्रॉब्लम हो गया। तो मैं जो है वो अपने जो है हाई अप से ऑर्डर मिला कि ये रात के टाइम पे और शाम के टाइम पे क्यों आपने सेंटर चेंज किया है। कि बच्चा शायद बहुत सारे लोगों ने जो है वो कांटेक्ट किया था मिनिस्टर साहब से वगैरह कि आप सेंटर चेंज करने से बच्चों को जो ज़हनी अजियत होती है, एक दिन एक सेंटर में जाएँ, दूसरे दिन दूसरे सेंटर में जाएँ। तो हमने बेहतर समझाया कि सेंटर को जो है वो वहीं पर रखा जाए। ज़राए के मुताबिक नाजिम इम्तिहानात और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को सियासी रहनुमाओं की फ़ोन कॉल्स की गई हैं, जबकि सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर नवीद गुज्जर मीडिया से हक़ाइक़ छुपाते रहे हैं। नकल कराने वाले इम्तिहानी मरकज़ की तब्दीली में बोर्ड अफसरान ही रुकावट बन गए। आयमा खान, सिटी 21। वज़ीर बराए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा एतराफ़, कहते हैं शहनाज इस्लामिक स्कूल से सेंटर तब्दीली में रुकावट ना रोकी जाए और मोहम्मद अली मलकानी का स्कूल में नकल की शिकायत का भी एतराफ़ कर लिया। कहा सेंटर तब्दील करने पर मुझे कहा गया लोग सड़कों पर आ जाएंगे, कहा गया लोग कहेंगे कि हमारे बच्चों का सेंटर दूर कर दिया। अमन और अमान का मसला पैदा ना हो इसलिए सेंटर की तब्दीली को रोक दिया। सेंटर में नकल की शिकायत पर कार्रवाई करूंगा, शिकायत दुरुस्त पाई गई तो स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इस पर आयमा खान हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। आयमा, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर बराए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो शहनाज इस्लामिक स्कूल से सेंटर तब्दीली को जो है सेंटर तब्दीली के हवाले से कहा है कि सेंटर जो है वो उनकी मर्जी से तब्दील किया गया है। मोहम्मद अली मालकानी का जो है वो स्कूल में नकल माफिया की शिकायत का जो है वो एतराफ़ भी किया गया है। नकल की शिकायत पर सेंटर जो है वो तब्दील कर दिया गया था, लेकिन जो है वो सेंटर तब्दील करने पर जो है वो उन्हें ये बताया गया कि लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे और उनसे ये भी कहा गया कि लोग कहेंगे कि हमारे बच्चों का सेंटर जो है वो दूर कर दिया गया है। इस हवाले से मोहम्मद अली मालकानी ने ये भी कहा है कि अमन और अमान का मसला पैदा ना हो इसलिए जो है वो सेंटर तब्दीली को जो है वो रोक दिया है। सेंटर में नकल की शिकायत पर जो है वो कार्रवाई भी करूँगा, शिकायत दुरुस्त पाई गई तो स्कूल को जो है वो ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। जबकि जो है वो सियासी दबाव पर चंद घंटों बाद जो है वो सेंटर तब्दीली का फैसला जो है वो वापस किया गया था और जो है वो शहनाज इस्लामिक स्कूल का सेंटर जो है वो तब्दील किया था, जिस पर सियासी दबाव पर जो है वो कुछ ही घंटों के बाद जो है वो सेंटर तब्दीली का फैसला जो है वो वापस ले लिया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका आयमा खान, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर आपको कोरंगी स्कूल में पैसे दो नकल करो का कारोबार, सेंटर सुप्रिटेंडेंट जूनियर क्लर्क निकला। फी तालिब इल्म 800 रुपये लेकर नकल कराने लगा। डायरेक्टर स्कूल्स का गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल कोरंगी पर छापा। डायरेक्टर स्कूल्स के मुताबिक हेडमास्टर की जगह जूनियर क्लर्क सेंटर सुप्रिटेंडेंट बना हुआ था। क्या तफसीलात है? आयमा हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के इम्तिहानात में जो है वो अंधेर नगरी चौपट का राज जो है वो बरकरार है। कुछ पहले ही रोज से जो है वो ताहाल बदनज़मी जो है वो बरकरार है। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल कोरंगी नंबर 2 पर डायरेक्टर स्कूल डायरेक्टर स्कूल ने जो है वो इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। यार मोहम्मद बालादी ने जो है वो स्कूल में इंचार्ज हेड मास्टर की जगह जो है वो जूनियर क्लर्क सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है वो बना हुआ था। यार मोहम्मद बालादी का कहना है कि डायरेक्टर स्कूल ने जो है वो स्कूल हेड मास्टर समेत जूनियर क्लर्क को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया है। डायरेक्टर स्कूल की हिदायत पर स्कूल से 7 लोग जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं। सेंटर में जो है वो 26 तलबा मोबाइल फ़ोन से नकल करते हुए भी पकड़े गए हैं। उन 26 तलबा से जो है वो फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं, जबकि नकल करने वाले तलबा की कॉपियां जो है वो बोर्ड ऑफिस भेज दी गई हैं। सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है वो जूनियर क्लर्क था, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। सेंटर इंचार्ज ने बच्चों से नकल के लिए जो है वो पैसे वसूली के लिए कुछ बंदे भी रखे हुए थे। बच्चों से जो है वो 500 से 800 रुपए लिए जा रहे थे, ये बताया गया है। यार मोहम्मद बालादी की जानिब से सेंटर में 335 बच्चे जो है वो इस वक्त इम्तिहान दे रहे थे। प्राइवेट स्कूल से जो है वो तलबा को नकल करवाने के लिए 7 बंदे आए हुए थे। स्कूल में बच्चों को पानी तक भी जो है वो मैसर नहीं था। जी आयमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहाना का आगाज़ 28 मई से होगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन के मुताबिक इम्तिहान में तालिब को अपना सीट नंबर डेस्क पर लिखा मिलेगा। रवां साल इंटर के तारीखी इम्तिहान होंगे। इस पर आयमा खान हमें अपडेट करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सानवी तालीमी बोर्ड के तहत जो है वो इम्तिहानात का सिलसिला जारी है, लेकिन आला सानवी तालीमी बोर्ड में इम्तिहानात जो हैं वो 28 मई से शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ जो है वो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन, जो कि चेयरमैन इंटर बोर्ड हैं, वो मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएंगे बच्चों को, और ये भी बताइएगा कि इस बार आप लोगों ने क्या इक़दाम किए इंटर बोर्ड में, और क्या इंटर बोर्ड का हाल भी मैट्रिक बोर्ड जैसा होगा या उससे मुख्तलिफ होगा? थैंक यू बीबी। बात यह है कि हम लोग जो सारी हमारी टीम है दिन रात काम कर रही है, और हम अपने तजर्बे से ही चीज़ों को ठीक करते हैं। और इस सिलसिले में जो इम्तिहान हमारे 28 तारीख को होने जा रहे हैं, उसके लिए हमने एडमिट कार्ड की कट ऑफ डेट दी है 20 तारीख को, जो हम कॉलेजेस को पहुंचा के देंगे उधर। इस दफ़ा हमने स्ट्रिक्टली सारे जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको लेटर लिख दिए हैं कि कोई भी बच्चा आपके पास आ जाएगा तो वो उसको आप नहीं बिठाएंगे। जिस एडमिट कार्ड का बच्चा आपके पास एनरोल्ड होगा उसको ही आप बिठाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा नकल की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करेंगे? चूँकि हम देखते हैं कि बोर्ड के इम्तिहानात आते हैं, इनसे मुंसलिक जो है वो ये जुमले जोड़ दिए जाते हैं कि नकल होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या इक़दाम कर रहे हैं आप लोग? मोबाइल को सेंटर में अलाउ करेंगे, क्या होगा? मोबाइल के लिए सेक्शन 144 वाला जो नोटिफिकेशन है, इसमें क्लियर लिखा गया है कि कोई भी बच्चा मोबाइल सेंटर पे नहीं लेके आएगा। हमने हर सेंटर के लिए हिदायतनामा जो है वो पेनाफिनेक्स पे प्रिंट करवा के और उधर लगवाना है, जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इसके अलावा हमने अपने इंटरनल सुपरिटेंडेंट्स और एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट्स को पाबंद किया है कि किसी भी सूरत में इन्विजिलेशन जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ से नहीं ली जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो हैं वो चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन मौजूद थे। इनका ये बताना है कि इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो 28 मई से शुरू हो रहे हैं, जिनके लिए एडमिट कार्ड जो है वो 20 मई तक तमाम कॉलेजेस में जो है वो भिजवा दिए जाएंगे। ताहम इनका ये भी बताना था कि इस साल जो है वो इंटर के एग्ज़ाम्स में जो है वो तारीख़ी एग्ज़ाम्स होंगे, जिनमें हम ये देखेंगे कि जो है वो अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। इंटर बोर्ड की जानिब से जो है वो लेक्चरार्स की जो है वो एक विजिलेंस टीम बनाई गई है, जबकि इसके अलावा जो है वो डायरेक्टर्स की जानिब से भी, जो डायरेक्टर कॉलेज है उनकी जानिब से भी जो है वो विजिलेंस टीम बनाई गई है। जबकि इसके अलावा जो है वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट की जो टीमें हैं वो भी इनके साथ जो है वो ताउन कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर भी जो है वो इनके साथ ताउन कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो लिए जा सकें। जी, कराची से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने असम्बली के अंदर गैस की बंदिश से मुतालिक तवज्जो दिला नोटिस पेश किया, जिस पर वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब देते हुए तस्लीम किया कि मलीर में सप्लाई कम हो रही है और गैस की किल्लत का भी कह दिया। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे जो गैस सप्लाई है उसमें डिप्लीशन आ रही है।
یعنی سالانہ تقریباً جو ہماری ویل ہیڈ میں سے گیس نکلتی ہے جو سیدھا فرٹیلائزرز کو جاتی ہے اور پاور سیکٹر کو جاتی ہے، اس میں لگ بھگ 9% کی ڈپلیشن آ رہی ہے ہر سال 9% گیس کم ہو رہی ہے، اور جو گیس پائپ لائن میں SNGPL اور SSGC کو جا رہی ہے اس کے اندر ڈپلیشن کا ریٹ 14 سے 15% ہے، یعنی ہر سال پائپ گیس جو آپ کے گھروں میں آتی ہے اس میں تقریباً 14 سے 15% کمی آ رہی ہے ہر سال۔ مثلاً SSGC میں تقریباً 1160 کے قریب 2018-19 میں پائپ لائن میں گیس آ رہی ہے، وہ تمام ڈپلیشن ہونے کے بعد اس وقت تقریباً 710 ملین کیوبک فٹ یا ملین یونٹ آپ سمجھ لیں آ گئی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2018-19 سے لے کے 2024 میں پہنچتے ہماری پائپ لائنز کے اندر گیس کے اندر کتنی کمی آئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے میں نے بڑی دفعہ تجاویز پیش کی، اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ ہم ایک مکس کریٹ کر لیں، یعنی ہمارے پاس 3 اقسام کی گیس آتی ہے جی۔ ایک ہمارے پاس آتی ہے وہ گیس جو ہمارے کنوؤں سے سیدھا ہی فرٹیلائزر کو اور چلی جاتی ہے بجلی کے کارخانوں کو، دوسری وہ ہے جو پائپ لائن میں آتی ہے، تیسری وہ ہے جو LNG کی شکل میں آتی ہے۔ کہ ہم اس تمام گیس کو اکٹھا کر دیں تاکہ لوگوں کو پوری گیس مل سکے، اور جب ہم LNG کم لیں تو گیس کی قیمت کم رہے گی، کیونکہ 80% گیس 90% گیس تو پھر بھی پائپ لائن کی رہے گی، مگر جو اس کے اندر اضافت ہوگی اس سے کم جو والیوم میں کمی آ رہی ہے وہ والیوم پورا ہو جائے گا اور ہر ایک کو پوری گیس پورے پریشر کے ساتھ ملنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس پہ تھوڑی ریزسٹنس آ رہی ہے، اس میں مجھے آپ کی رہنمائی بھی چاہیے، ہاؤس کی ڈائریکشن بھی چاہیے، ہاؤس کی رہنمائی بھی چاہیے۔ یہ ملیر والے معاملے میں سر، یہ جو علاقے جہاں پہ گیس نہیں آ رہی یا کم پریشر پہ آ رہی ہے، یہ ہمارا ایک جو نیٹ ورک ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر پمپ لگا ہوا ہے، تو جہاں پہ پمپ کے پاس کے علاقے ہیں وہاں تو پریشر بہت آتا ہے، مگر جب گیس میں کمی ہو جاتی ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، تو پھر جو آپ کے نیٹ ورک کے آخری علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچتے گیس کا پریشر بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پچھلی حکومت میں جانے سے پہلے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تنبیہ کے ساتھ میں SSG کو کہہ کے گیا تھا کہ ملیر اور لیاری اور کماڑی کا یہ معاملہ ہر صورت میں حل کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں یہ حل ہونا چاہیے۔ اس میں سے کچھ کام انہوں نے کر دیا جو میں ان کو کہہ کر گیا تھا، میں تو ان کو پورا ایک ڈیزائن دے کر گیا تھا۔ کچھ کام کچھ ریگولیٹر نے ڈیلے کروایا تھوڑا سا، مگر وہ بھی ہم نے اب سالو کر لیا ہوا ہے۔ تو تقریباً سر 4.5 ارب روپے کا ایک پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام کی تکمیل کے بعد لیاری اور ملیر اور کماڑی کے مسائل جو ہیں سر وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک نئی، آپ مان لیں کہ ایک نیا پمپ لگایا جا رہا ہے دوسری طرف سے، تاکہ جہاں پہ پہنچتے گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے وہاں پہ گیس کا پریشر بڑھ جائے۔ تو یہ انشاءاللہ اکتوبر تک ہمیں یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اکتوبر میں انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے نجی ہوٹل میں ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیے جانے والے پروگرام کلک کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کلک لوکل گورنمنٹ سندھ کے KMC اور ٹاؤنز کے افسران نے شرکت کی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں رضوان احمد۔ جی بالکل، ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کی جانے والے پروگرام کلک کے تحت جو ہے ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ اس وقت ایک مقامی ہوٹل میں جاری ہے، جہاں پر منتخب نمائندوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ PD آصف جان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کلک کے PD ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آج کی پریزنٹیشن کا مقصد کیا تھا؟ سر اورینٹیشن دینا تھی ہمارے چیئرمین، کیونکہ سر کلک کا پروگرام جو ہے چیئرمین صاحبان کو ساتھ لے کر چلنے کا ہی ہے۔ تو جو ہماری فنڈنگ ہے، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ان سے امید رکھتے ہیں، ان کی ایک آگاہی دینی تھی سب کے ساتھ، کیونکہ سر یہ پروجیکٹ کچھ ریسٹرکچرنگ کے معاملات میں اس کو کچھ ڈیلے ہوئی،
इस वजह से ये मौका अब ठीक जाना गया कि चेयरमैन साहबान को बुला करके वो उनको ओरिएंटेशन दे, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन अब शुरू होने जा रही है। ये बताइएगा कि वो इलाके जो कि नॉन डेवलप एरिया हैं, जस्ट लाइक औरंगी टाउन की बात कर ली जाए या मंगोपीर की बात कर ली जाए, तो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारा काम करना यहाँ पे जो है ज़रूरी है, इसकी में हम देते हैं, वो मुस्तरद कर दी जाती है। ये क्या मामला? नहीं, देखें सर, मैंने आपने अर्ज़ किया ना सर कि हमारी फंडिंग एक लिमिटेड फंडिंग है। हमारी फंडिंग पूरी कराची को लेकर, उनके मसाइल को लेकर चलने की नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि लोकल काउंसिल्स को उस प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उन्हें दे दिया है, एक ऐसा निज़ाम राइज करके दें ताकि टैक्स कलेक्शन में कल को उनको कोई दिक्कत ना आए। इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि कोई इंसान उसमें से कोई चोरी नहीं कर सके। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि आज के प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है मुंतखब नुमाइंदे और क्लिक के अमले के माबैन, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्लिक जो है वो शहर की बेहतरी के हवाले से इस मशावरत के अमल के साथ जो है वो अपने काम जारी रखेगा। जी। मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस की एक बोगी ड्रग रोड के मकाम पर पटरी से उतर गई। ट्रेन डिरेल होने से डाउन ट्रैक बंद हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगी को ट्रेन के जरिए पटरी पर रखा जाएगा और काम का आगाज हो चुका है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे ताहा मलिक से। बताइएगा ताहा मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ड्रग रोड के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुल्तान से आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस का की एक बोगी जो है वो ट्रैक से नीचे आ गई थी, ट्रैक से उतर गई थी। इस हादसे के नतीजे में कोई भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रेलवे हुकाम का कहना है कि इस बोगी को हटाने के लिए 1 से 2 घंटे का वक्त चाहिए, जबकि हम देख सकते हैं कि हमारे अकब में जो है वो रिलीफ ट्रेन भी आ चुकी है और दोनों ट्रैक्स के ऊपर एक ट्रैक पर रिलीफ ट्रेन अपनी मौजूद है और दूसरी ट्रैक पर जो है वो बोगी मौजूद है जो कि ट्रैक से नीचे आई थी। जबकि इस बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस की बकिया बोगियाँ थी उनमें मुसाफिरों को बिठा करके आगे ले जाया गया। सिर्फ ये बोगी और इसके पीछे की जो 4 बोगियां हैं वो इस ट्रैक पर मौजूद हैं और उनके मुसाफिरों को जो है वो आगे बिठा करके ले जाया गया है। मुसाफिरों को किसी भी किस्म का इसमें नुकसान नहीं हुआ, जबकि रेलवे हुकाम का ये कहना है कि ट्रैक की सूरत हाल भी जो है वो बेहतर है। थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर है, लेकिन उस नुकसान को जल्द कवर अप करके जो है इस ट्रैक को भी ऑन कर दिया जाएगा। डाउन ट्रैक और अप ट्रैक दोनों ट्रैक इस वक्त फ़िलहाल बंद हैं और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि रिलीफ ट्रेन के जरिए इस जो बोगी है उसको ऊपर उठाया जाएगा क्रेन के जरिए और इस ट्रैक पर रख करके फिर आगे ले जाया जाएगा, जाके जो कि रेलवे के पीछे जो आने वाली ट्रेनें हैं वो मुतासर ना हो और जो दीगर ट्रेनों के जो मुसाफिर हैं वो किसी भी मुश्किलात का उनको सामना न करना पड़े और ना ही परेशानी का सामना करना पड़े। जी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन के रूट में तोसी कर दी। सूबाई वज़ीर इस वक्त ऑरेंज लाइन बस में सफ़र कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद भी बस में मौजूद है, उनसे इस पर मज़ीद तफसीलात लेंगे। अक्सा बताइएगा कैसा सफ़र जा रहा है आपका? बिल्कुल, मैं ऑरेंज लाइन बस सर्विस में मौजूद हूँ इस वक्त और जैसा कि सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन बस के रूट में जो है वो तोसी कर दी गई है। एक्सटेंशन के इफ्तिताही तकरीब जो है वो आज की गई है। पहले ऑरेंज लाइन बस सर्विस जो है वो TMC औरंगी टाउन से लेकर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक चलाई जा रही थी, लिहाजा अब इसके रूट में एक्सटेंशन के बाद जो है इसका रूट बढ़ा दिया गया और ऑरेंज लाइन से लेकर जो है वो ग्रीन लाइन रूट तक इसे जो है वो जोड़ दिया गया है। अब जो शहरी हैं वो बआसानी सफ़र कर सकते हैं, लिहाजा आधा किलोमीटर रूट की जो है वो तोसी इसमें की गई है, इसको बढ़ाया गया है। अब जो ऑरेंज लाइन है वो ग्रीन लाइन रूट तक जो है वो जोड़ दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि इस गर्मी में जो शहरी ऑरेंज लाइन से उतर के ग्रीन लाइन तक जाने के लिए आधा किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे थे वो अब ख़त्म कर दिया गया है। अब ऑरेंज लाइन से उतर के आपको डायरेक्ट जो है वो सिर्फ एक ब्रिज का सफ़र तय करना है पैदल चल के और उसके बाद जो है वो ग्रीन लाइन में सफ़र तय करना है। लिहाजा शर्जील इनाम मेमन ने ये भी कहा कि अब से 3 महीने बाद जो है वो एक और नए मनसूबे पर काम शुरू किया जा रहा है। ऑरेंज लाइन बस सर्विस की अगर बात करें तो इसमें पहले जो है वो 3.5 किलोमीटर रूट जो है वो सफ़र तय कर रहा था, अब ये 4 किलोमीटर सफ़र तय कर रहा है। एक वक्त में ऑरेंज लाइन बस में जो है वो 72 शहरी जो है वो बआसानी सफ़र कर सकते हैं। जी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन वीक का आगाज़ हो गया, जिसकी मुनासबत से आज करेक्टर डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमें सैयद जुबैर राशिद। आज बिल्कुल देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में और आज जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तलबा व तालिबात हैं, उनकी जानिब से कैरेक्टर डे मनाया गया है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड की अक्कासी करते हुए ये तालिबात आज हमें यहाँ पे दिखाई दी हैं। कोई अंजलि बनी है बॉलीवुड की तो कोई जो हॉलीवुड है
उसकी लेडी गागा का रूप धारती हुई हमें दिखाई देती है। मुझे बताइए ये कौन सा कैरेक्टर है और एमबीबीएस से आपका ताल्लुक है, तो इस तरह की एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? मेरा जो कैरेक्टर है वो बच्चों की बचपन की किताब होती थी लिटिल रेड राइडिंग हुड, उससे है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल हमारी पढ़ाई होती है पूरे 5 साल, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। एक अच्छा बॉन्ड बनता है और साथ में करिकुलर्स अच्छे रहते हैं। अच्छा, हर एक मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पे जो है उसने रूप धारा हुआ है, आपका कौन सा कैरेक्टर है? मेरा हॉलीवुड मूवी का कैरेक्टर है मैलेफिसेंट। ये एंजेलिना जोली ने ये किया था अपनी मूवी के अंदर, वो ये कैरेक्टर को प्ले कर रही थी जी। इसी को क्यों डिसाइड किया? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेयर हिजाब, सो इट्स लाइक वेरी इजी कि मैं ये करूँ। और दूसरा क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कैरेक्टर था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, तो इसलिए वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मतलब फेवरेट हॉलीवुड कैरेक्टर। क्या बनी है? मैं हॉलीवुड सीरीज़ का एक कैरेक्टर है वेंसडे एडम्स, मैं वेंसडे एडम्स बनी हूँ। और जैसा कि मेरे कोलीग ने कहा कि वैसी एमबीबीएस बहुत हेक्टिक है और लोग समझते हैं कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ड्राई होती है और हम बहुत ड्राई होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और इससे बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है और हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है। हमारी क्रिएटिविटी जो है वो सामने आ जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही खुश हैं और इनका ये कहना है कि एक 5 साल का एक जो स्ट्रेस था एमबीबीएस के स्टूडेंट का, क्योंकि अब ये तमाम तरह स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएट हो चुके हैं। अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पर तलबा व तालिबात का एक जमे गफीर है जो कि यहाँ पर कैरेक्टर डे को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मेडिकल के एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के इस कैरेक्टर डे में हिस्सा लिया है। जी, शहर कायद में महंगाई की रोकथाम के लिए कमिश्नर कराची के इजलास बेसूद साबित हुए। दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। अशे खुरुनोश की कीमतों का नया निर्खनामा भी हवा में उड़ा दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि बिजली के बिल और दुकान का किराया बहुत ज़्यादा है, कैसे पूरा करें। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अयाज राना से। जी बिल्कुल, हमने देखा कमिश्नर कराची ने बड़े इजलास बुलाए और लोगों को रिलीफ देने की बातें थीं, लेकिन अब जब लिस्ट आई तो ये आवाम के लिए रिलीफ तो नहीं रहा। कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया। दुकानदार से जान लेते हैं कि वो उन कीमतों में क्यों नहीं फ़रोख्त कर पा रहे जो कि कमिश्नर कराची ने नई लिस्ट भी निकाल दी, लेकिन उससे भी ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में दालों की कीमत। क्यों इतना महंगा फ़रोख्त हो रहा है? महंगा फ़रोख्त होने की दरअसल वजह यह है कि हमें सबसे पहली बात है कमिश्नर की तरफ से कोई लिस्ट नहीं मिली। ठीक है, या तो हमें वो लिस्ट दें कि आप इस हिसाब से हमें वो सेल करें, और सबसे बड़ा इशू ये है जहाँ से हमें माल आता है वहाँ से हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो हम आगे रिलीफ देंगे। अब जैसे 2 दिन पहले माश की दाल में इजाफा हो गया, लेकिन हमें मालूम नहीं था, हम वही 520 के हिसाब से भेज रहे। ठीक है, रिलीफ तो तब मिले हमें जब हमारे बिजली के बिल कम हो। अभी ये इस महीने में हमारा 6000 रुपये का बिल आया और सिर्फ एक पंखा और एक लाइट जल रही है सिर्फ। ठीक है, और बाकी भी किराया भी है, दुकान का सब कुछ है। इस टाइम बहुत मुश्किल हालात में रिलीफ देना तो बहुत मुश्किल की बात है। इस टाइम पे बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। दुकानदार की अपनी मजबूरियां सामने आती हैं। जब हम इनसे बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि हमारी जो लागत है, ख़ास करके बिजली की कीमतों में जो इजाफा है वो उनके लिए बोझ है, साथ साथ किराया उनके लिए निकालना एक उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि मार्केट की जो रियलिटी है, वो जो कमिश्नर कराची की जो लिस्ट जारी की गई है, फ़िलहाल उस पर तो सामान बेचना मुमकिन नहीं है। जी, आम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। मुलाकात में यूनिसेफ के सिंध में जारी प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा यूनिसेफ सिंध हुकूमत के अहम मनसूबों में शराकतदार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर इस मुद्दत में हर गाँव को साफ पीने का पानी पहुँचाना चाहिए। साफ पीने के पानी पहुँचाने से बीमारियों पर ज़ब्त हो सकता है। यूनिसेफ के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने सिंध में पोलियो पर कंट्रोल करने पर सिंध हुकूमत को सराहा। मुराद अली शाह ने बताया बच्चे की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन को मुफ्त करने का प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत और यूनिसेफ मिलकर न्यूट्रिशन, पोलियो के खात्मे और नौमौलूद बच्चों की सेहत के प्रोग्राम पर काम कर रही है। सिंध में सेहत, तालीम, गुर्बत के खात्मे और फ़नी ताउन देने पर यूनिसेफ के मशकूर है। जी हाँ, आपको बताते चले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। मुलाकात में यूनिसेफ के सिंध में जारी प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल भी किया गया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आम की पैदावार के लिए बड़ा ख़तरा बन गए। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स से ख़तरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तीसरे साल भी आम की पैदावार में नुमाया कमी का बाइस बनेंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला 20 मई को पाकिस्तान की मैंगो की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। इस साल का जो हमारा टारगेट है 1 लाख टन और $90 मिलियन हम हासिल करेंगे, क्योंकि इस साल फसल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की 18 लाख टन है, जो पंजाब की 70% है, सिंध की 29% है और खैबर पख्तूनख्वा की 1% है। टोटल प्रोडक्शन 18 लाख में से हमारी 12 लाख टन रह गई है, क्योंकि पंजाब में 40 से 45% फसल कम है और सिंध में 20 से 25% कम है। तो टोटल हमारी 18 लाख में से 12 लाख प्रोडक्शन रह गई है। उसकी मेन वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज, जो सर्दियां देर तक रही और गर्मियां देर को शुरू हुई और एकदम से टेम्परेचर ऊपर गया, इससे आपके पैटर्न चेंज होते हैं। पिछले साल सिंध की बहुत ख़राब क्रॉप थी और इस साल पंजाब की ख़राब रही ज़्यादा, और अभी तो सीज़न स्टार्ट भी नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।